नमस्ते। आप सुन रहे हैं लीगल ज्ञान लाइब्रेरी, जहां कानूनी विचार और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सब के लिए समाज के तौर पर बहुत मायने रखता है। जी। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, हाँ। खासकर हम पीछा करने यानी स्टॉकिंग और इससे जुड़े दूसरे अपराधों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि पुराने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता से नए कानून भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 में असल में क्या बदला है। हाँ, क्या फर्क आया है? और इस पूरी बातचीत के लिए हमने कई स्रोतों को खंगाला है। एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, अ सोशियो लीगल एंड कंपैरेटिव स्टडी, अच्छा। और साथ ही आई प्लीडर्स, लॉ, दृष्टि आईएएस और लीगल बात जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छपे कानूनी विश्लेषण भी हैं। ये सब हमें आईपीसी और बीएनएस के फर्क, अदालती फैसलों और सामाजिक पहलू को समझने में मदद करेंगे। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कानून की किताब में क्या लिखा है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों का मतलब क्या है। खासकर पीछा करना, यौन उत्पीड़न या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे मामलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या वाकई कुछ बेहतर हुआ है? यही देखना है। हम इन सुधारों के पीछे की सोच, इनके असर और चुनौतियों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। हाँ, शुरुआत थोड़ी पीछे से करते हैं, इतिहास से। ठीक है। देखिए, भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाओं का जिक्र मिलता है, हाँ, सुना है। जो दिखाता है कि तब महिलाओं का सम्मान था, उन्हें शिक्षा और बहस में हिस्सा लेने का अधिकार था। लेकिन ये स्थिति हमेशा कायम नहीं रही, शायद। नहीं रही। बाद के दौर में उत्तर वैदिक और मध्ययुगीन काल में पितृसत्ता हावी होती गई। हाँ। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आए, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें समाज में घर करने लगीं। महिलाओं की भूमिका सीमित होती गई। काफी सीमित। फिर आया अंग्रेजों का राज और 1860 में बना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। हाँ, आईपीसी। इसने अपराधों को एक कोड में तो बांधा, जो उस समय के हिसाब से एक कदम था, कह सकते हैं। हाँ, एक जरूरत थी शायद। लेकिन इस पर विक्टोरियन सोच का गहरा असर था। महिलाओं के खिलाफ जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा थी, मतलब जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल, उसे ये कानून पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पाया। और आजादी के बाद संविधान ने तो बराबरी का हक दिया। अनुच्छेद 14, 15, 21 दिया, बिल्कुल दिया, गरिमा से जीने का अधिकार। पर जमीनी हकीकत अक्सर कानूनों से अलग होती है। बलात्कार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न जैसे अपराध होते ही रहे। सही कहा। और समाज को झकझोरने वाली कुछ घटनाओं ने कानूनों में बदलाव की जरूरत को और गहरा किया। जैसे मथुरा रेप केस 1972, फिर कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा गाइडलाइंस 1997। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस। और खासकर 2012 का निर्भया गैंग रेप केस। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था। उसके बाद 1983, 2005 और 2013 में बड़े संशोधन हुए। लेकिन फिर भी ये सवाल बना रहा कि क्या आईपीसी काफी है? इसी माहौल में भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस को लाया गया। बीएनएस 2023। इसे एक नए अध्याय की तरह पेश किया गया। जी। कहा गया कि ये भारतीय आपराधिक कानून को औपनिवेशिकवाद से मुक्त करेगा, इसे आज की जरूरतों के मुताबिक ढालेगा, पीड़ित पर ज्यादा ध्यान देगा और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करेगा। क्या वाकई ऐसा है? इसमें बड़े बदलाव क्या दिखते हैं? देखिए, उद्देश्य तो यही बताए गए हैं। बदलावों की बात करें तो कई चीजें हैं। जैसे कुछ परिभाषाएं बदली हैं, जैसे दस्तावेज में अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। अच्छा, ये जरूरी था। हाँ, जांच और ट्रायल के लिए समय सीमा तय करने की कोशिश है। फोरेंसिक सबूतों पर जोर है। कुछ प्रक्रियाएं आसान करने और सजाएं सख्त करने की बात भी है। और कुछ नए अपराध भी। हाँ, आतंकवाद, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग जैसे नए अपराध भी जोड़े गए हैं, जो पहले आईपीसी में सीधे तौर पर परिभाषित नहीं थे। चलिए, ये तो हुए कुछ व्यापक बदलाव। अब आते हैं हमारे मुख्य फोकस पर, पीछा करना यानी स्टॉकिंग। जी, स्टॉकिंग। आईपीसी की धारा 354D की जगह अब बीएनएस में धारा 78 है। इसमें क्या फर्क है या बस नंबर बदला है? परिभाषा काफी हद तक वैसी ही है जैसी आईपीसी 354D में थी। अच्छा। मतलब अगर कोई पुरुष किसी महिला का बार बार पीछा करता है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, जबकि महिला साफ तौर पर मना कर चुकी है, अरुचि दिखा चुकी है। हाँ, अरुचि दिखा चुकी है, तो ये स्टॉकिंग है। और ऑनलाइन स्टॉकिंग का क्या? आजकल तो ये बहुत आम है। यहीं पर एक अहम बात है।
बीएनएस धारा 78 में साफ तौर पर लिखा है क्या? कि इंटरनेट, ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से महिला की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना भी स्टॉकिंग माना जाएगा। ओके। ये साइबर स्टॉकिंग का स्पष्ट उल्लेख जरूरी था क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ अपराध के तरीके भी बदले हैं। हाँ, ये तो है। इसके कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, है ना? हाँ, 3 मुख्य स्थितियां हैं जहां इससे अपराध नहीं माना जाएगा। कौन सी? पहला, अगर एक आम राज्य द्वारा अपराध रोकने या पता लगाने के लिए सौंपा गया हो। ठीक है। दूसरा, अगर किसी कानून का पालन करने के लिए ऐसा किया गया हो। और तीसरा, अगर किसी खास परिस्थिति में ये बर्ताव उचित माना जाए। हालांकि ये तीसरा अपवाद थोड़ा अस्पष्ट है। मतलब इसकी व्याख्या अदालतें करेंगी? हाँ, बिल्कुल। इसकी व्याख्या अदालतों पर निर्भर करेगी। और सजा? अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बीएनएस धारा 78 के तहत क्या होता है? पहली बार दोषी होने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना। और दोबारा करने पर? लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा या उसके बाद फिर से ये अपराध करता है तो सजा बढ़कर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। पर एक बात जो आईपीसी 354D को लेके हमेशा कही जाती थी, वो ये कि पहला अपराध जमानती था। हाँ, भले ही संज्ञेय था, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार तो कर सकती थी, पर थाने से ही जमानत मिल जाती थी। जी। क्या बीएनएस ने इसे बदला है? क्योंकि जमानती होने का मतलब क्यों यही हुआ कि आरोपी आसानी से छूटकर पीड़िता को फिर से डरा सकता है? ये बहुत ही जायज सवाल है और चिंता का विषय भी। बीएनएस में भी पहले अपराध को जमानती ही रखा गया है। अच्छा, तो ये नहीं बदला? नहीं बदला। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जमानती होने से कानून का डर कम हो सकता है। अपराधी आसानी से बाहर आ जाता है और कई बार पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाने या फिर से वही हरकत करने की कोशिश करता है। सोचिए, जिस महिला ने हिम्मत करके शिकायत की, हाँ, अगर आरोपी अगले ही दिन बाहर दिख जाए तो उस पर क्या बीतेगी? बिल्कुल। ये तो कानून के पीड़ित केंद्रित होने के दावे पर ही सवाल उठाता है। हाँ, और शायद इसीलिए एनसीआरबी के पुराने आंकड़े जैसे 2017 के दिखाते थे कि स्टॉकिंग में सजा मिलने की दर बहुत कम थी, करीब 26%। जी, सिर्फ 26%। मतलब 4 में से 3 मामलों में सजा ही नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। कम दोष सिद्धि दर के पीछे कई कारण होते हैं। सबूत जुटाने में मुश्किल, गवाहों का मुकर जाना, लंबी कानूनी प्रक्रिया। लेकिन कानून का जमानती होना भी कहीं न कहीं इसे कम गंभीर मानने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। और एक बात और, जी, ये कानून अब भी लिंग विशिष्ट है, मतलब सिर्फ पुरुषों द्वारा महिलाओं का पीछा करना ही अपराध है। हाँ, बीएनएस 78 में ये अभी भी लिंग विशिष्ट ही हैं। ये वाकई में प्रियदर्शनी मट्टू जैसे मामलों की याद दिलाता है। हाँ, संतोष सिंह ने लगातार पीछा किया, शिकायतें हुई, जमानत मिली और फिर उसने कितना भयानक अपराध कर दिया। ये दिखाता है कि स्टॉकिंग को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। और श्री देव बाजू बोटके बना महाराष्ट्र राज्य 2016 का मामला भी है, उसमें क्या हुआ था? जहां लगातार पीछा करने और उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी। ओह, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तब कहा था कि इसे सिर्फ स्टॉकिंग नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी माना जाना चाहिए। अरविंद कुमार गुप्ता बनाम राज्य 2018 मामले में भी कोर्ट ने शादी करना चाहता था वाली दलील को खारिज कर दिया था क्योंकि महिला की असहमति साफ थी। बिल्कुल। चलिए, स्टॉकिंग से जुड़े कुछ और अपराधों को देखते हैं जो बीएनएस में हैं, जैसे बीएनएस धारा 74, जो पहले आईपीसी 354 थी, महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला। हाँ, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इसमें गलत तरीके से छूना, जबरदस्ती कपड़े उतारने की कोशिश करना, भद्दे इशारे या कमेंट करना शामिल है। और सजा? बीएनएस में इसके लिए कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। फिर है बीएनएस धारा 75, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, जो पहले आईपीसी 354A थी। इसके तहत 4 तरह के व्यवहार आते हैं। पहला, अनचाहा शारीरिक संपर्क या सीधे तौर पे यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखना। ठीक है। दूसरा, यौन फेवर मांगना। तीसरा, महिला की मर्जी के खिलाफ उसे पोर्नोग्राफी दिखाना। और चौथा, सेक्सुअल कलर वाली टिप्पणियां करना, यानी भद्दे सेक्सुअल कमेंट्स पास करना। और इनमें सजा क्या है? अलग अलग? हाँ, थोड़ी अलग है। पहले 3 तरह के कामों के लिए 3 साल तक की सख्त सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ओके। और चौथे यानी सेक्सुअल कमेंट्स के लिए 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। और ये जमानती हैं? ये अपराध संज्ञेय हैं, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जमानती भी है, मतलब थाने से जमानत मिल सकती है, लेकिन इनमें समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, नॉन कंपाउंडेबल है। अगला है बीएनएस धारा 76, किसी को विवस्त्र करने के इरादे से हमला,
असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसरोब, पहले ये आईपीसी 354 था। जी, इसमें सजा? कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की कैद और जुर्माना है। और यहाँ आपने कहा था एक बदलाव है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बदलाव है। आईपीसी में ये अपराध सिर्फ पुरुष द्वारा किया जा सकता था, लेकिन बीएनएस में कोई भी शब्द इस्तेमाल हुआ है। मतलब? इसका मतलब है कि अब ये अपराध लिंग तटस्थ हो गया है। यानी कोई महिला भी अगर किसी को विवस्त्र करने के इरादे से हमला करती है तो उस पर ये धारा लग सकती है। ये वाकई दिलचस्प है। और ऐसा ही बदलाव शायद बीएनएस धारा 77 दृश्यार्थिकता यानी वॉयरिज्म पहले आईपीसी 354 में भी है। बिल्कुल, वॉयरिज्म का मतलब है किसी महिला को उसकी निजी पलों में देखना या उसकी तस्वीर लेना फैलाना। जब वो प्राइवेट स्पेस में हो। हाँ, जब वो ऐसी जगह हो जहाँ उसे प्राइवेसी की उम्मीद हो, जैसे बाथरूम में या कपड़े बदलते हुए या किसी निजी काम में। बीएनएस में इसे भी लिंग तटस्थ बना दिया गया है, अपराधी कोई भी हो सकता है। निजी कृत्य या प्राइवेट एक्ट को कैसे समझाया गया है इसमें, थोड़ा और बताएंगी? कानून में साफ किया गया है कि ऐसी जगह जहां आमतौर पर कोई उम्मीद नहीं करता कि उसे देखा जा रहा है और जहां उसके प्राइवेट पार्ट्स दिख सकते हो, या वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में हो, या टॉयलेट इस्तेमाल कर रही हो, या कोई सेक्सुअल एक्ट कर रही हो जो पब्लिक में नहीं किया जाता, ये सब प्राइवेट एक्ट माने जाएंगे। और अगर किसी की सहमति से फोटो ली पर बिना सहमति के फैला दी, ये भी अपराध है? वो भी इसी धारा के तहत अपराध है, साथ लिखा है। अच्छा, और सजा? सजा की बात करें तो पहली बार पकड़े जाने पर 1 से 3 साल की कैद और जुर्माना, और अगर दोबारा ये अपराध किया तो 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना। तो ये गंभीर माना जा रहा है? हाँ, ये दिखाता है कि किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कितना गंभीर माना जा रहा है। एक और धारा है बीएनएस 79, शब्द, हाव भाव या कार्य से महिला की शीलता का अपमान, पहले आईपीसी 509। हाँ, इसमें ऐसे शब्द बोलना, आवाज निकालना, इशारे करना या कोई चीज दिखाना जिससे किसी महिला की मर्यादा भंग हो या उसकी निजता में दखल देना शामिल है। इसके लिए क्या सजा है? इसके लिए 3 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना है। साइबर दुनिया में इन अपराधों का क्या? बीएनएस से 78 में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तो है, पर क्या आईटी एक्ट भी लागू होता है? जरूर होता है। बीएनएस के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट की धाराएं भी काम करती हैं। जैसे कौन सी? जैसे धारा 66E साइबर वॉयरिज्म, धारा 67 अश्लील सामग्री फैलाना, 67A साफ तौर पर सेक्सुअल सामग्री फैलाना, 67B बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री। एनसीआरबी के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम और खासकर महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध बढ़े हैं। हाँ, ये तो हम सब देख रहे हैं। इन कानूनों को समझने में अदालती फैसलों का भी बड़ा रोल रहा है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला तो मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल, वो तो लैंडमार्क केस है। ये मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को सामने लाया। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी जड़ें भंवरी देवी के केस से जुड़ी थीं, जो राजस्थान में एक सरकारी कर्मचारी थीं और बाल विवाह रोकने की कोशिश करने पर उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। हाँ, बहुत दुखद। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की। और इन्हीं के आधार पर पॉश एक्ट बना? हाँ, इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर बाद में पॉश एक्ट 2013 बना, जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकता है। और श्री बोधिसत्व गौतम बनाम मिस सुब्रा चक्रवर्ती 1995 का मामला भी आपने बताया था। हाँ, वो क्या था? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाए और उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। ओह! सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि महिला के जीवन और गरिमा के अधिकार अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन माना। और कुछ मुआवजा भी दिलाया था? हाँ, और पीड़ित के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया। ये दिखाता है कि अदालतें कैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा सकती हैं, खासकर जब कानून में सीधे मुआवजे का प्रावधान न हो। तो अगर हम बीएनएस 2023 को देखें तो आईपीसी के मुकाबले क्या वाकई कुछ बेहतर हुआ है? आपने कुछ लिंग तटस्थ प्रावधानों का जिक्र किया, साइबर स्टॉकिंग को शामिल किया गया, और क्या है? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं। जैसा हमने बात की, आतंकवाद, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग जैसे नए अपराध जुड़े गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कानूनी मान्यता मिली है। अच्छा, भारत के बाहर बैठकर भारत में अपराध के लिए उकसाना भी अब दंडनीय है। धारा 48 सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों को कानून का हिस्सा बनाया गया है। जैसे
पत्नी की सहमति की उम्र 18 साल करना, ये इंडिपेंडेंट थॉट केस के बाद हुआ। शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना, धारा 69। और व्यभिचार, अडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटाना, जोसेफ शाइन केस के बाद। अच्छा, एडल्ट्री हट गया। और राजद्रोह, सेडिशन। राजद्रोह आईपीसी 124A को हटाया गया है, हालांकि उसकी जगह बीएनएस धारा 152 आई है, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों की बात करती है। तो कुछ वैसा ही है। यौन संबंध बनाना अभी भी कानूनन अपराध नहीं माना गया है, सिवाय अलग रहने की स्थिति के। ये तो बड़ी कमी है। ये महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता के अधिकार पर एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी आलोचना स्टॉकिंग के पहले अपराध का जमानती होना और इसका लिंग विशिष्ट होना, जिस पर हमने बात की। और कार्यान्वयन के स्तर पर क्या चुनौतियां? कानून बन जाना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, कानून बना देना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। कानून का फोकस अभी भी सजा देने पर ज्यादा है, अपराध रोकने पर कम। रोकथाम पर ध्यान कम है। हाँ, दोष सिद्धि दर कम होना बताता है कि पुलिस जांच, सबूत जुटाने और अदालती प्रक्रिया में सुधार की बहुत गुंजाइश है। और पुलिस और जजों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी। पुलिस और जजों को इन नए कानूनों, खासकर लिंग संवेदनशील मामलों पर लगातार ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। दूसरे देशों के मुकाबले हम कहाँ हैं? अगर हम दूसरे देशों को देखें, जैसे यूके में कोअर्सिव कंट्रोल, जबरदस्ती नियंत्रण को अपराध बनाया गया है, या स्वीडन में अफर्मेटिव कंसेंट का कानून है, तो लगता है कि भारत में अभी भी महिलाओं की सुरक्षा और सहमति की परिभाषा को लेकर काफी काम बाकी है। तो अगर कोई महिला या लड़की इन अपराधों का शिकार होती है, तो उसके पास क्या रास्ते हैं? क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है रिपोर्ट करना, हिम्मत करके। कहाँ? पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। अगर आप अपने शहर या राज्य से बाहर हैं, तो किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसे बाद में सही जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। और साइबर क्राइम के लिए? साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन पोर्टल cybercrime.gov.in या नज़दीकी साइबर सेल में शिकायत करें। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा है। अच्छा। अगर सोशल मीडिया पर कुछ गलत हो रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। ये तो हुए कानूनी रास्ते, पर क्या इतना काफी है? समाज का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी लड़ाई के साथ साथ जागरूकता फैलानी होगी, अपने अधिकारों के बारे में जानना, दूसरों को बताना। और सबसे बड़ी जरूरत है सामाजिक सोच में बदलाव की। हमें उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देनी होगी जो महिलाओं को कमतर आंकती है और उनके खिलाफ हिंसा को कहीं ना कहीं जायज ठहराती है। ये विक्टिम ब्लेमिंग वाली सोच। बिल्कुल, पीड़ितों को दोष देने की बजाय उनका साथ देना होगा। और संस्थाओं को क्या करना होगा? पुलिस, अदालतें? बीएनएस को सही भावना के साथ लागू करना होगा। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, सबको मिलकर काम करना होगा। मामलों की सुनवाई तेजी से हो, इसके लिए कदम उठाने होंगे। और रोकथाम? और जैसा मैंने कहा, अपराध रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता अभियान और लड़कियों महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? बीएनएस 2023 महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने में कितना कारगर साबित होगा? एक निचोड़ क्या है? देखिए, बीएनएस 2023 निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने आईपीसी की कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश की है, नई परिभाषाएं दी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों को शामिल किया है और कुछ सजाएं बढ़ाई हैं। पीछा करना, यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को ज्यादा स्पष्टता मिली है। कुछ मामलों में लिंग तटस्थ होना भी एक आधुनिक कदम है। लेकिन जो सवाल मन में रह जाता है वो ये कि क्या सिर्फ कानून बदलने से समाज बदल जाएगा? और यही सबसे बड़ा और जरूरी सवाल है। जैसा हमने बोधिसत्व गौतम केस में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा तो दिलाया, लेकिन क्या इससे वो नुकसान भर पाया जो उस लड़की का हुआ? नहीं, शायद नहीं। ऐसा समाज कैसे बनाएं जहां महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा सिर्फ कानून की किताब में लिखी बात ना हो, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो? कानून एक ढांचा दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, पर असली बदलाव तो तब आएगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब संस्थाएं ईमानदारी से अपना काम करेंगी और जब हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कैसा समाज चाहिए। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार यही है, कानून अपनी जगह है, पर हम सब मिलकर अपनी सोच और अपने कामों से महिलाओं के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल कैसे बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।